चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री। इसमें आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ और उसका लिमिटेशन। यहां से आप देखेंगे होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, जानकारी रखें। तो ध्यान दें, सपोज करें कि ये बीकर है और इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है, कोई विलायक है चाहे जल है। तो इसके सतह पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है अदर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। इसलिए क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने सतह को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। और जो कण बाहर निकलते हैं उसका नाम दिया गया वेपर कहते हैं, वाष्प कहते हैं। धीरे धीरे वेपर जब बनेगा तो इसके अमाउंट में कमी होगी, लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बंद बर्तन में रख देते हैं। ये है, इसको बंद बर्तन में हमने रख दिया। जब बंद बर्तन में रख देते हैं तो होता क्या है, ये वाष्प के कण इसके अंदर भर जाते हैं और भरने के बाद यहां से आप देखेंगे वाष्प के कण भर गए। भरने के बाद क्या होता है, यहां से आप देखें ये था लिक्विड, भर जाते हैं। ध्यान दें, यहां क्या होता है, ये है लिक्विड और ये कन्वर्ट किस में हो गया, गैस में। या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इस क्रिया को हम नाम देते हैं वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब जब बंद बर्तन में हमने रख दिया, यहां से आप देखें ये बंद बर्तन है, तो होता क्या है, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये कण आपस में मिल करके पुनः लिक्विड में आने लगते हैं। तो ये हो गया गैस, किसमें कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड में। अब बता रहे यहाँ गैस से यहाँ लिक्विड से गैस में और ये गैस से क्या, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। और इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जितने कण लिक्विड से गैस में जाते हैं उतने ही गैस से लिक्विड में आते हैं। अगर अभिक्रिया प्लस के बराबर हो जाती है और जहां भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है वहां एक साम्या अवस्था स्थापित हो जाता है। अब इस साम्या अवस्था पर देखें, जो वाष्प है उनका नेचर क्या है, गैस है, लेकिन ये विलयन पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। ये वाष्प के कण विलयन के सतह पर दाब डालते हैं और उसी दाब को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब पूरी डिफिनेशन देखें क्या हो जाएगा, साम्या अवस्था पर वाष्प के कण विलयन के सतह पर जो दाब डालते हैं उसे वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहते हैं। विलयन के सतह पर साम्या अवस्था में वाष्प के कण जो दाब डालते हैं उसे विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सपोज करें कि यहाँ पर कोई लिक्विड है या जल है, विलायक है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था में वाष्प दाब P0 दिया हुआ है। वैसे P0 भी लिख सकते हैं, P0 भी लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इसको P1 भी मान सकते हैं। तो ये सब सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम P0 का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अपने प्रारंभिक अवस्था में ये इसका वाष्प दाब हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, घोलते हैं सोल्यूट, विलायक।
जब विलायक घूमते हैं तो होता क्या है, इनके कणों के मध्य जो है कुछ खाली स्थान होता है, उसमें ये विलेय पदार्थ आकर समायोजित हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण अब वाइपर बनने की दर कम हो जाती है। जब वाइपर बनने की दर कम हो जाएगी तो उसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है, और इस विलयन अवस्था में इसका वाष्प दाब क्या हो गया, यस। अब इसके बाद जब ये कम हो जाता है, उसी कमी को यहां से देखें डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये P बराबर कितना होता है, तो P0 माइनस PS के बराबर होता है, और इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्रेशर देखें, जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उस घोल कर विलयन बनाते हैं, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इस कमी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा P बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS या P0 माइनस PS। अब क्या क्या है, यहाँ पर P0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और PS बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है, यहां से आप देखें कि जो वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त हुआ था, प्रारंभिक वाष्प दाब था, इसी के अनुपात को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और ये बराबर कितना हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 ये प्राप्त होता है। तो ये था लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिफिनेशन एक बार देखें, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अभी आपने देखा था कि जो डेल्टा P अपान P0 का मान होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, उसमें उपस्थित विलेय सोल्यूट के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस x सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल प्रभाज का योग 1 होता है, इससे हम ये लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं राउल्स लॉ का पहला कंडीशन है ये। क्या कहेंगे, देखें, किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा और आगे बढ़ा रहे देखें, तो डेल्टा P अपान P0 इज इक्वल टू हो जाएगा x सोल्यूट, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 की प्राप्त होता है। ये हो गया है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तन विलयन किसे कहते हैं? तन विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। अब मात्रा कम होने का मतलब उसके मोलों की संख्या भी कम होगी, अर्थात यहां से देखें N1 जो होगा वह N2 के सापेक्ष कम होगा। इस कंडीशन में देखें तन विलयन कहते हैं। अब यहां से आप पाएंगे N1 प्लस N2 का जो मान होता है वो नियरली इक्वल N2 के बराबर होता है। एक इस कंडीशन
के लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहाँ से देखें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा पी अपान पी जीरो इज इक्वल टू n1 अपान n2 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और आगे बढ़े देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे इस इक्वेशन में ये क्या हो जाता है, तो डेल्टा पी अपान पी जीरो इज इक्वल टू n1 को लिख सकते हैं w1 अपान m1 और w2 अपान m2। और आगे बढ़े, w1 अपान w2 ब्रैकेट में हो जाएगा m2 अपान m1, ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देखेंगे फार्मूला हमारा बन गया डेल्टा पी अपान पी जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, w1 अपान w2 ब्रैकेट में m2 अपान m1। और ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ से आप देखें, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पाएंगे डेल्टा पी अपान पी जीरो इज इक्वल टू w1 अपान w2 ब्रैकेट में m2 अपान क्या m1 और इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से देखें 1000 और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें हम मोलरिटी को छांट देंगे, यहाँ से डेल्टा पी अपान पी जीरो इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा मोलरिटी इनटू हो जाएगा m2 अपान 1000, ये प्राप्त होता है और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं। अब ये इसमें अलग से देखें, यहाँ से मोलरिटी बराबर होता कितना है, या देखें मोलरिटी बराबर होता है 1000 w1 अपान m1 w2, ये है मोलरिटी, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ये था अभी पहला इसका रिजल्ट जो है राउल्स लॉ, कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं, घोल के विलयन बनाते हैं, तो उस समय का एक कंडीशन था। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। अब राउल्स लॉ में अगर कोई लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी, या बी हो गया, इन दोनों को मिला के बना दिया गया सॉल्यूशन, ये बन गया क्या सॉल्यूशन। अब आप पाएंगे अगर इसके मोलों की संख्या m1 है, इसके मोलों की संख्या कितनी n2, तो सॉल्यूशन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी n1 प्लस n2। अगर हम इसमें देखें, इसकी शुद्ध अवस्था में आंशिक शुद्ध अवस्था में यहाँ पर पाएंगे कि शुद्ध अवस्था में इसका प्रारंभिक वाष्प दाब P1, इसका क्या P2, और ये मिश्रित अवस्था में वाष्प दाब क्या है P है, प्राप्त होता है। यहाँ से आप देखें किसी विलयन में जो ये पहला विलयन अकेले जितना दाब क्रिएट करता है और डालता है, तो उसे हम आंशिक दाब कहते हैं। उसी तरह से इस विलयन में B अकेले जितना दाब बनाएगा, उत्पन्न करेगा, तो उसे हम B का आंशिक दाब कहते हैं। अब इसी के अनुसार देखें हम इसमें आंशिक दाब, यहाँ से क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू, इसको लिखते हैं PA, और ये बराबर होता है x1। यहाँ से आप देखें मोल फ्रैक्शन इसका x1 मान लें और इसका क्या x2, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ से आप पाएंगे x1, यहाँ से हो जाएगा x1 और P1। अब ये बराबर हो जाएगा n1 अपान n1 प्लस कितना n2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा P1। अब यहाँ से डिफिनीशन देखें, दूसरा राउल्स का कंडीशन क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी घटक विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित या उसके मोल प्रभाज एवं मूल
दाब के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और ध्यान दें, किसी घटक कण का विलयन में आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज और मूल अवस्था में उस विलयन के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। और आगे पढ़े देखें, इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से। यहाँ से क्या हो जाएगा H2 पीबी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये N2 अपान N1 प्लस N2, और यहाँ से हो जाएगा P2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आंशिक दाब। अब क्या होगा, थर्ड कंडीशन, ये तो दूसरा कंडीशन था। अब थर्ड कंडीशन देखें राउट्स ने क्या दिया कि किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब या परिणामी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटक विलयनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस हो जाएगा PB, और यह इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखें X1 P1 प्लस X2 P2, और यहां से आप पाएंगे ये हो जाएगा N1 अपान N1 प्लस N2, यहाँ से P1 प्लस N2 अपान N1 प्लस N2, और यह हो जाएगा कितना P2। अर्थात इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस क्या N2, और यहाँ से क्या आ जाएगा P1 प्लस हो जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2, और यहाँ से P2। ये था आपका, यहाँ से देखें ये हो गया, यह इक्वेशन नंबर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद देखें, ध्यान दें इस एक बात और कि अगर ये दोनों मिलके इसमें मिलाते हैं तो विलयन में ए और बी है, लेकिन जो वाष्प बना है वाष्प में भी ए और बी के वाष्प है, तो वाष्प अवस्था में ए का कितना मोल प्रभाज होगा, इसकी काउंट करते हैं। न्यूमेरिकल देखें इस पर बनते हैं कि यहां से आप देखें क्या होता है। यहां से लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज वाष्प अवस्था में, और यह बराबर हो जाएगा PA अपान P होता है। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, और यह बराबर हो जाएगा PB अपान P। तो ये था, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 9, और यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10। तो इतने कंडीशन आते हैं आपके राउट्स लॉ में, लिमिटेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो देखें इसके 3 कंडीशन बनते हैं। पहला क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तन होना चाहिए। दूसरा जो है सोल्यूट जो है ना तो एसोसिएट हो, या ना ही क्या हो डिसोसिएट। और तीसरा क्या होना चाहिए, सोल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। यहां से देखें सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल। देखें क्या होना चाहिए, राउट्स लॉ तन विलयन के लिए लागू होता है, अर्थात तन विलयन में लागू होता है। दूसरा, विलेय पदार्थ न तो संगुणित हो और न ही क्या वियोजित हो, यानी एसोसिएट और डिसोसिएट होने वाले नहीं चाहिए। थर्ड क्या है, विलेय पदार्थ जो है नॉन वोलेटाइल अर्थात अवाष्पशील होना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका राउल्स लॉ और उसकी सीमाएं।
याद है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोडियम मोलर मास 40 which should be dissolved in 140 gram octane to reduce vapor pressure 80%। इसका मतलब क्या क्या दिया गया है? तो ये जो दिया गया है यहाँ से ये कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के कंपाउंड है और दूसरा क्या है ऑक्टेन। इसमें क्या दिया है? W1 बराबर पूछ रहा है, M1 बराबर 40 दिया हुआ है। यहाँ से आप देखें W1 W2 बराबर दिया गया है 114 और M2 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो यह 8 × 12 प्लस 18 तो ये जुड़ेगा तो 114 हो जाएगा। यहाँ से M1 बराबर क्या हो जाएगा? तो W1 अपान M1 अर्थात हो जाएगा W1 अपान 40 हो जाएगा। इसी तरह से M2 बराबर हो जाएगा W2 अपान M2, अब बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा इसमें, अर्थात 114 कट जाएगा, M2 बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर? P0 का मान का रहा है 100 है और PS का मान जो है दिया हुआ है कितना 80% हो जाएगा। एक यहाँ से डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% हो जाएगा। ये वैल्यू रखें इसमें फार्मूले में देखें, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा डेल्टा P अपान P नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से आप पाएंगे यहाँ से होता है N1 अपान N1 प्लस N2, मान रखें यहाँ से हो जाएगा 20 अपान 100 इक्वल टू N1 तो W1 अपान 40 अपान W1 अपान 14 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा W1 अपान 14 अपान W1 प्लस 14 अपान हो जाएगा 14, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान W1 प्लस कितना 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 5 इक्वल टू W1 अपान W1 प्लस कितना 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 5 W1 इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस 40, ये माइनस हो जाएगा और W बराबर निकालेंगे W1 यहाँ से हो जाएगा 14 अपान 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 ग्राम, अर्थात उस यौगिक का वेट कितना होगा 10 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सॉल्यूशन में पेंटेन और हेक्सेन का अनुपात मोल के अनुसार 10 के संबंध 4 है और इनके वाष्प दाब क्रमशः 440 और 120 mm है, तो कारावास प्रायावस्था में पेंटेन एवं हेक्सेन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखें ये क्या है? पेंटेन है, पेंटेन, और दूसरा क्या है हेक्सेन। इसका कारा N1 बराबर लगभग 1 और यहाँ N2 बराबर कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ से P1 बराबर कितना है 440 mm और यहाँ से P2 बराबर 120 mm। अब अगर हम X1 निकाल लें यहीं पर क्या हो जाएगा N1 अपान N1 प्लस क्या हो जाएगा N2, अब बराबर कितना हो जाएगा 1 और ये 5 अर्थात 1 अपान 5 हो जाएगा। इसका X2 बराबर कितना हो जाएगा तो 4 है तो ये 4 अपान। अब चलें पहले हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालें, यहाँ से देखें पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हम PA कर दें पहले को तो PA बराबर क्या हो जाएगा X1 P1 अर्थात 1 अपान 5 इंटू कितना हो जाएगा P1 के जगह पर वैल्यू रख दें तो रखेंगे कितना हो जाएगा ये 440 कट जाएगा तो ये 88 कितना हो जाएगा mm। इसी तरह से दूसरा देखें पार्शियल वेपर
प्रेशर ऑफ पीवी हम निकाल रहे हैं, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इंटू P2, मान रखें 4/5 इंटू 120, ये कट जाएगा 24, अर्थात ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 mm हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर यहाँ से देखें, टोटल वेपर प्रेशर यहाँ से देखें, टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस हो जाएगा PB, मान रखें तो यह हो जाएगा 88 प्लस 96 इक्वल टू यहाँ 864 और ये हो जाएगा 184, क्या हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे वाष्प अवस्था में क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी पेंटेन इन वेपर फेज, यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह होता है PA/P इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 88 हो जाएगा यहाँ से 184 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 0.478 mm हो जाएगा, mm नहीं फ्रैक्शन है सॉरी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरे को देखें, यहाँ से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन इन वेपर फेज, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो PV/P और इक्वल टू रखेंगे 96/184 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.522, ये आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर थे इसके। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित ताप पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 25 mm है और इसका यूरिया का जलीय विलयन बनाया जाता है तो उसका 24.5 mm प्राप्त हो रहा है। कह रहा है इस यूरिया विलयन की मोलरिटी क्या होगी, तो देखें क्या क्या दिया गया है। P0 इक्वल टू 25.0 mm, PS इक्वल टू कितना है, तो 24.5 mm, तो डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इसमें से घटा देंगे 25 माइनस 24.5 अर्थात 0.5 mm। जल है तो यहाँ N2 बराबर 18 हो जाएगा। अब सॉल्व करें, यहाँ मोलरिटी का मान ज्ञात करना है, मोलरिटी इक्वल टू ज्ञात करना है। फार्मूला में लगाते क्या है, यहाँ से देखें तो डेल्टा P/P0 इक्वल टू मोलरिटी और इनटू होता है M2/1000, मान रख जाए यहाँ 0.5/25 इक्वल टू मोलरिटी और इनटू हो जाएगा 18/1000। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलरिटी। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। अपान ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो 25 इंटू 18 ये कट जाएगा 20 बार में अर्थात 20/18 इक्वल टू 1.11, यह हो जाएगा मोल पर लीटर, ये यूनिट हो जाएगी। ये आपका आंसर। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4, दो लिक्विड A और B आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 300 सेंटीग्रेड ताप पर A के 1 मोल तथा B के 3 मोल मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वेपर प्रेशर
550 mm प्राप्त होता है। यदि इस विलयन में B का 1 मोल और मिला दिया जाता है तो 10 mm वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो शुद्ध अवस्था में A और B का वेपर प्रेशर ज्ञात कीजिए। देखें इसको सॉल्यूशन, पहला क्या है, यहां से कंडीशन, दो कंडीशन है तो यहां से लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। N1 बराबर कितना था 1, N2 बराबर कितना था 3, और इसके बाद यहां से देखें प्रेशर P बराबर कितना है 550, और देखें ये का अगर हम देखें रियल में वाष्प दाब P1 और B का कितना है P2, तो समीकरण में रखें मान, तो क्या हो जाएगा डेल्टा, यहां से आप पाएंगे यह होता है कितनी वैल्यू होती है, यह होता है P N1 अपान N1 प्लस क्या N2, और यहाँ से हो जाएगा P1 और प्लस हो जाएगा प्लस N2 अपान N1 प्लस N2, और यहाँ से P2 मान रखें, तो यहाँ से मान रखेंगे क्या मिल जाएगा हमारा, देखें तो यहाँ से मिल गया है आपका 86 में रखें, यहाँ से 550 N का मान 1 और ये 2 मिलके 4, 3 और 4 जाएंगे तो 1/4 P1 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 3 P2/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखें क्या मिल जाएगा आपका, तो ये 2200 हो जाएगा P1 प्लस हो जाएगा 3P2, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन देखें, यहां से मिलेगा कंडीशन सेकंड, क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें B का कितना मिला दिया जा रहा है, N1 बराबर कितना हो गया 1, N2 बराबर कितना हो गया 4, तो P बराबर 10 बढ़ जा रहा है तो यह 560 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, यहाँ से 560 1/5 P1 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें 4/5 P2, यहाँ से सॉल्व करें यह हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यह 2800 P1 प्लस 4 P2, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहां से आप देखेंगे जब 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा 600, ये कैंसिल हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, अर्थात यहां से P2 आपको मिल जाएगा 600 mm। अब ये वैल्यू इसमें रख दें, यहाँ से 2800 P1 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाएंगे 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 600, ये 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से P1 बराबर हो जाएगा 2800 माइनस 2400 400 mm, अर्थात P1 बराबर आपका आ गया 400 mm और P2 बराबर हो गया 600